राजस्थान में। सबसे पहले तो उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए और अब विभाग मिला है ऊर्जा मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ सर। क्या क्या चैलेंजिंग रहेगी आपके सामने भगत सिंह? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी आला कमान का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे उच्च शिक्षा विभाग के बाद में ऊर्जा जैसे आम आदमी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है। मेरे ऊपर जो विश्वास किया है तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। चुनौतियों की जहाँ तक बात है तो ऊर्जा बिजली विभाग जो है वो हर घर से जुड़ा हुआ विभाग है। क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मेरा विधानसभा क्षेत्र है। किसानों की दूरस्थ ढाणियों में बैठे हुए किसानों की क्या समस्याएं हैं, किन ढाणियों तक बिजली पहुंची है, कहाँ क्वालिटी की बिजली नहीं पहुंचती है, ये सब काफ़ी हद तक मेरी जानकारी में भी है। और जो समस्याएं जैसा आपने कहा कि अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो खुद एक अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं, ग्रास रूट की जानकारी मुख्यमंत्री जी खुद रखते हैं और उनका जो कुशल नेतृत्व है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके मार्गदर्शन में पूरे मंत्रिमंडल को काम करना है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने 2021 के बजट में भी राजस्थान के किसानों को कृषि बिलों पर भारी छूट दी थी। प्रति माह 1,000 रुपये की छूट देने की मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है उससे प्रदेश के लाखों किसानों को उससे फ़ायदा हुआ है। आने वाले समय में जो वंचित उपभोक्ता हैं, जिनको कृषि कनेक्शन देने हैं, जिनको घरेलू कनेक्शन देने हैं या जहां वोल्टेज की समस्या है, उन तमाम समस्याओं को फोकस किया जाएगा और अंतिम छोर पर ढाणी में बैठे हुए किसान के घर में भी रोशनी पहुंचे। जो मुख्यमंत्री जी की खुद का विज़न है, उस विज़न पर हम काम करेंगे और आने वाले 2 सालों में हम, क्योंकि पहले कोविड की परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, अब कोविड से हम उभरे हैं। राजस्थान के लोगों से हमने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करना और राजस्थान के लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली देना, समय पर बिजली देना, तमाम दिक्कतों का समाधान करना, ये हमारी विशेष प्राथमिकताओं में रहेगा। अभी आपने बात की चुनावी मैनिफेस्टो की। चुनावी मैनिफेस्टो में मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, संविदा कर्मचारियों को विद्यार्थी मित्र, पंचायत शासन की भी बात नियमितीकरण की चली थी और यूपी में प्रियंका जी बोल रहे कि वहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, तो राजस्थान में क्यों नहीं किया था? देखिए, चुनाव घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है। राजस्थान में 2019 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो चीफ सेक्रेटरी को देते हुए कहा था कि ये हमारे सरकार के आने वाले 5 सालों का संकल्प पत्र होगा और इसको एक संवैधानिक दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 60% से ज़्यादा चुनाव घोषणा पत्र में हमने जो वायदे किए थे वो पूरे किए जा चुके हैं। अभी 2 साल का समय अभी हमारे पास है और पार्टी ने जो घोषणाएं की है, जो मुद्दे हमने चुनाव जन घोषणा पत्र में लिए हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उसकी पालना करवाएंगे। और जहाँ तक आपने जो बातें आपने कही है, उन तमाम मुद्दों का पर कार्य चल रहा है, कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचने के बाद में इन तमाम लोगों की समस्याओं का, जो बेरोज़गार हैं, जो या संविदा पर लगे हुए लोग हैं, उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री जी समय आने पर अतिशीघ्र उचित निर्णय लेंगे। युवा बेरोजगार अभी भी शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। उपेंद्र यादव तो आज यूपी भी कूच कर चुके हैं प्रियंका गांधी की रैली में, तो युवा किस ओर जा रहा है आज? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोज़गार देने के लिए, आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्तियां निकाली है। मेरे उस शिक्षा विभाग में भी 918 पदों पर लेक्चरर्स की भर्ती का काम हो चुका है, लगभग रिजल्ट आना बाकी है। रीट की परीक्षा के माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे जो टीचर बनने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन रीट का हुआ है और आने वाले समय में जल्दी ही भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाएगी। उसके अलावा चाहे पुलिस विभाग की बात करें, चाहे दूसरे विभागों की बात करें, सभी विभागों में भर्तियां निकाली गई है और जो बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार काम कर रही है। और युवाओं के लिए हमने पहले भी काम किया है,
अब चूँकि 2 साल का समय अभी भी हमारे पास है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम अभी करेगी। आपने पुलिस विभाग की बात की तो पुलिस को हड़ताल करने की परमिशन नहीं है, न कोई बड़ा एसोसिएशन बना सकते हैं। 2400 ग्रेड पे की नौकरी करते हैं, 24 आवर्स और कोरोना काल में बेहतरीन ड्यूटियां भी की है, तो क्या 2400 ग्रेड पे बराबर है या बढ़ाना चाहिए? उनकी वकालत करेंगे देखिए, आप? कोरोना काल में निश्चित रूप से पुलिस विभाग का आपने जैसा कहा कि योगदान रहा, मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को अप्रिशिएट कर चुके हैं कि नर्सिंग के लोग हैं या मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो जब हम सब लोग घरों में थे तो वो सड़कों पर निकल करके कोविड से पीड़ित लोगों की मदद करते थे, कानून व्यवस्था को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। तो जहाँ तक पे ग्रेड की बात है तो वो उसमें मैं तत्काल तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे निर्णय राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो उनकी लंबे समय से मांगे थी, लंबित कई वर्षों से लंबित मांगे थी, उनका समाधान किया गया है। तो जो जिन मांगों का समाधान नहीं भी हुआ है तो आने वाले समय में जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों पर सरकार के द्वारा और हमारे लोकप्रिय और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी की पहचान है, वो तमाम वर्गों को साथ लेकर के चलेंगे और हर वर्ग की समस्या का समाधान करेंगे। 700 किसानों की शहादत के बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, इतना लेट समय क्यों लगा? लेट लतीफ़ी देखिए, मोदी जी और अमित शाह ये 2 लोग मिलकर के केंद्र की बीजेपी की सरकार को चला रहे हैं और ये अंबानी, अडानी जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार संसद में लेकर के आई, जिन्हें पास किया गया, उन काले कानूनों का संसद में जिस दिन ये पेश किए गए उसी दिन विरोध किया। राहुल गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। देश भर के किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे, सड़कों पर पड़े रहे। 700 से भी ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, एक तरह से शहादत दी। उसके बावजूद इन्होंने नहीं सुना और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विवश होकर के, मजबूर होकर के अपने फैसले को वापस लिया, माफ़ी भी किसानों से मांगी। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इतना तानाशाह कभी नहीं होना चाहिए। किसानों की जो समस्या थी उस पर समय रहते वो समाधान करते तो निश्चित रूप से ये माना जाता कि संवेदनशील सरकार है, लेकिन वो कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए इतने किसानों को अपना बलिदान देना पड़ा और अंततः मोदी जी को वो काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में जो फ़र्क है, पहले वो कहते थे कि हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, एमएसपी पर जो खरीद है उसका दायरा बढ़ाएंगे, किसान की जो खरीद जो भी उसका उत्पादन होता है उसकी प्रतिवर्ष हम राशि बढ़ाएंगे, लेकिन वो सारी बातें गौण हो गई और सत्ता में आने के बाद वो सारे मुद्दे वायदे भूल गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब देश का किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, उपचुनाव में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो उपचुनाव हुए हैं, सारी जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, चाहे सांसद का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो सभी जगह चुनाव हारे। तब जाकर के मोदी जी आज माफ़ी भी मांग रहे हैं और उन काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम उन्होंने किया है। 1-1 साल तक किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है। उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि यदि किसान धरना नहीं उठाएंगे, केंद्र की सरकार में उनके जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम इनको सबक सिखा देंगे और उसके थोड़े दिनों बाद उन मंत्री महोदय के पुत्र हैं जो उनके धरना दे रहे किसानों के ऊपर से गाड़ियाँ निकाल करके उनकी हत्या कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तरह से हत्यारी सरकार है और इन लोगों को संवैधानिक रूप से सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2024 में जब चुनाव आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और अमित शाह की विदाई होनी तय है। और कांग्रेस की रीति नीति में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी राजस्थान की जनता ने विश्वास किया है, देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी जी आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई राहुल जी ने पहले भी कहा कि किसानों की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। तो उन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं, लेकिन किसानों की हकों की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष करेगी। आप सरपंच से विधायक बने, विधायक से मंत्री बने, आम जनता की समस्याओं को आप जानते हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसानों को आज भी 5-5, 6-6 घंटे लाइट भी नहीं मिलती है, तो उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत की जनता जिसके आशीर्वाद से मैं 2 बार विधायक बना,
उनको धन्यवाद देता हूं और पार्टी आला कमान ने मुझे मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी, मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है ऊर्जा विभाग, उसकी जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि किसानों को पूरी बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, दिन में बिजली मिले, समय पर कनेक्शन हो, बिजली के सामान की उपलब्धता पूरी हो। ये तमाम बातें हैं जो मेरे, महंगाई की भी एक बड़ी समस्या है। देखिए महंगाई में मैंने जैसा कहा कि सरकार ने किसानों को राहत दी है, प्रति महीने 1000 रुपये बिलों में कटौती पिछले दिनों की है, जिसमें छोटे किसानों के एक तरह से किसान बिल माफ़ भी हो गए हैं। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, लेकिन सरकार उसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। तो विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके आने वाले समय में जो भी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, विभाग की जो पिछले समय में जो काम किया गया, हमारे बी डी कल्ला जी जो ऊर्जा मंत्री पहले रहे हैं, उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, बीकानेर से हैं। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ साथियों के सहयोग से राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में हम अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। ये कहना था भंवर सिंह भाटी, जो ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, कि हम ऊर्जा विभाग में जो सीनियर नेता रहे हुए उनका भी हम पूरा मार्गदर्शन लेंगे, उनका लाभ लेंगे और सबसे बड़ी बात, जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।